number 16 MD-CAT, in which we are going to discuss the UHS topic 6 of physical chemistry, which is about the electrochemistry. Very interesting lecture today is. So let's move towards the lecture. Well, dear students, सबसे पहले हम आज के लेक्चर नंबर 16 में जो टॉपिक्स पढ़ने हैं यूएचएस के टॉपिक के एसोसिएटेड, उनको रिवाइज करते हैं. आपके सामने एक स्लाइड आप देख सकते हैं. उसमें हमारे पास उस जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट है वो जो लिखा गया है, उसमें कहता है कैलकुलेट अ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बाय कंबाइनिंग द टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स. अच्छा, ये पहली स्टेटमेंट है, बट इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है. देन वी विल डेफिनेटली गो फॉर द ऑल दीज थिंग्स जो कि इसने डिस्कस किया है. बिल्कुल इसी तरह वो जैसे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की बात कर रहा है और कहता है कि एक्सप्लेन रिड्यूस द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लो, और इसके साथ साथ वो ईएमएफ वैल्यू की बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करेगा, बताएगा कि आप मुझे बताएं कि by using the knowledge of the electrochemistry how will you be able to answer the feasibility of a chemical reaction, the redox equation using the relevant. Exactly ये तमाम डाटा जो आपके सामने हम डिस्कस करेंगे. सो आज के लेक्चर का आगाज करते हैं और एमडी-कैट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की बेसिस के ऊपर जो इन टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो तमाम शेयर करते हैं. सी द व्हाइट बोर्ड. सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि मैंने डिफाइन किया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पता होना चाहिए. ये भी एमडी-कैट में क्वेश्चंस में पूछ लेता है. व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? डेफिनेशन देखें. The branch of chemistry which deals with the interconversion of the electrical energy and the chemical energy. Yani that branch of chemistry which deals with the study that how a chemical change is going to produce electrical energy and how an electrical energy is used to bring about a non-spontaneous chemical reaction. So by using the electrical energy you are bringing a chemical change, or by spontaneous chemical change you are generating electricity. So that branch of chemistry deals with the subject electrochemistry. क्लियर हो गया? अब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके सामने डिफाइन कर दी है. मैंने रिडॉक्स रिएक्शन को लिखा है, लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. डेफिनेटली हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन. या gain of oxygen, of course this is oxidation. Got it? Removal of hydrogen is called oxidation. And reduction vice versa में चले जाएं. हमारे पास रिडक्शन जब होती है ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करती है. वो कब डिक्रीज करती है? जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं या ऑक्सीजन रिमूव होती है. क्लियर है ना? या रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है. तो बेसिक डेफिनेशंस का पता होना जरूरी है. यू नो द वर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. MD-CAT स्टूडेंट्स, दिस इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एंड ब्यूटीफुल टॉपिक जिसमें मैं आपको बड़ी रिलेटेड बातें बताऊंगा जो ना सिर्फ हमारे MD-CAT के क्वेश्चन पे पूछी जाती हैं बल्कि हमारे अपने कॉन्फिडेंस के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने के लिए यूज होती हैं. सो बेसिक्स पे चल रहे हैं. तो आपको पता है करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, डेफिनेट कंडक्टर क्या होता है, एनी मटेरियल व्हिच कंडक्ट्स और व्हिच परमिट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नॉन कंडक्टर वाइस वर्सा उसके इनवर्स में हो जाता है जो कंडक्ट नहीं करता. इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि हमारे पास विच अलोज द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अच्छा, हमारे पास कंडक्शन भी दो तरह की होती है. मेटालिक कंडक्शन जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन कहते हैं जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन दैट इज बिकॉज ऑफ द आयंस, जो कि आयंस इलेक्ट्रिसिटी की परमिशन करते हैं. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन. सो ये तमाम चीजें रिलेटेड है हमारे यूएचएस के सिलेबस में. ठीक है, उसने हाईलाइट किए हैं चंद पॉइंट्स, बट हमें इन चीजों का पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बेसिस का पता होना चाहिए. सो अभी मैं पॉइंट पे आ रहा हूं, रिडॉक्स रिएक्शन. अब वो रिएक्शन रिडॉक्स, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो. डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एसिड बेस्ड रिएक्शंस होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं. हर केमिकल रिएक्शन ऐसा नहीं होता जिसको रिडॉक्स कहा जाए. सिर्फ वो केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है जिसमें मेरे पास रिएक्टेंट्स में जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है. क्लियर है? ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी आपको ब्रीफ करूंगा. यू बेटर नो, आई विल रिवाइज ऑल द डाटा, बट द कॉन्सेप्ट इज कि सिर्फ वो आपको MD-CAT में डिफरेंट इक्वेशंस दे देगा डिफरेंट ऑप्शंस में और पूछेगा बताओ इनमें से रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा है. तो आप तभी आंसर कर सकेंगे व्हेन यू विल बी एबल टू आंसर एंड कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एंड देन यू विल बी एबल टू जज दैट ईदर देयर इज अ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और नॉट. क्लियर है? सो वो तमाम रिएक्शंस जिसमें एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो, दे आर कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस. अच्छा, एक और MD-CAT का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं रिलेट कर दूं. मैं इस वर्ड के ऊपर एम्फसाइज कर रहा हूं. ये सिंपल वर्ड नहीं है. दिस इज MD-CAT लेक्चर, सो दैट्स व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट. लिसन, आपको एक इक्वेशन दे दी जाती है, आप ऑप्शंस में देखते हैं. आप देखते हैं कि भाई आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है. मिसाल के तौर पे जिंक फ्री सॉलिड फॉर्म में और आगे प्रोडक्ट में जिंक +2 लिख देता है.
अच्छा, आप कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज हुई, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? नहीं, ये ऑक्स यानी सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन वो है जिसमें एक की ऑक्सीडेशन दूसरे की रिडक्शन हो। आपने सिर्फ ये चीज नहीं देखनी माय डियर स्टूडेंट्स के सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, आपने देखना है कि क्या सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही है या क्या सिर्फ रिडक्शन हो रही है। फिर आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन टैकल करेंगे उससे अगर ऑक्सीडेशन हो रही है, या रिडक्शन रिएक्शन टैकल करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन आप तभी टैकल करेंगे किसी भी इक्वेशन को जब आपके पास रिएक्टेंट साइड में मौजूद दो एलिमेंट्स में से एक की ऑक्सीडेशन दूसरे की रिडक्शन दोनों हो। सो दैट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। सिंपल डेफिनेशन से एलैबोरेटेड देखिए कितनी बातें एमडीकैट में वो बना सकता है जो मैंने एक्सप्लेन की है। सो ये सिंपल डेफिनेशन आपके सामने मैंने लिख दिया। द रिएक्शन इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ऑफ कोर्स एक कंपैटिबल पार्टनर अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अगर वो अपनी ऑक्सीडेशन करता है, तो जो दूसरा है उसकी रिडक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो कंपैटिबल रिएक्शन एंटागोनिस्टिक मूवमेंट्स चल रही हैं, रिडॉक्स रिएक्शन है। डेफिनेशन मैंने बता दी और ये देखो जो मैंने सारी डिटेल की है उसको मैंने अलग अलग भी कर दिया है कि मेरे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी होता है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी होता है। और आप देखो मैंने कहा कि जो रिडॉक्स रिएक्शन है, जैसे सारी डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों के लिए की थी, उसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन प्लस रिडक्शन हाफ रिएक्शन इन दोनों को सम अप करने के बाद बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। सो एमडीकैट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मैंने करवाई इन द फॉर्म ऑफ द 3 MCQs व्हिच आई प्लेस इन फ्रंट ऑफ यू, यू बेटर नो। अच्छा, अब आपके पास मैंने मिसाल भी दे दी है। देखो मैं कहता हूं कि जब जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन में डाला जाता है, अब इसकी सारी केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग आगे हम पढ़ेंगे। अभी मैंने सिंपल रिएक्शन किया है तो हम देखते हैं कि कॉपर को प्रेसिपिटेट आउट कर देता है और जिंक कॉपर की जगह ले लेता है, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देता है। क्यों करता है अभी बताऊंगा, अभी नहीं, बट ये रिडॉक्स रिएक्शन है। आप देख रहे हैं कॉपर +2 से कॉपर 0 हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुई, इसकी रिडक्शन हुई। और जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट फ्री एलिमेंटल स्टेट में किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, तो मेरे पास ये 0 से +2 हो गया, इसकी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मीन इसकी ऑक्सीडेशन हुई। अब देखो इसकी रिडक्शन हो रही है, इसकी ऑक्सीडेशन। हाँ, मैं इसको रिडॉक्स इक्वेशन कह सकता हूं। आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस पॉइंट बिकॉज दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड नॉर्मली स्टूडेंट इज गोइंग टू बी डिसीज्ड बाय दिस काइंड ऑफ द रिएक्शंस। सो लिसन, मेरे पास ये रिडॉक्स रिएक्शन है। हाँ, इसकी क्लैरिटी के लिए मैंने कह दिया अगर मैं सिर्फ जिंक को कंसीडर करूं तो यहां पे सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही है, सो दिस इज एन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। कॉपर को कंसीडर करूं तो सिर्फ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ रिडक्शन रिएक्शन। सो दैट वाज अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन, व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय रिडॉक्स रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन रिएक्शंस। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, देखते हैं वहां पे क्या है। वेल डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे एमडीकैट के सिलेबस में उसने बात की थी ऑक्सीडेशन स्टेट की। What do you mean by oxidation state? I am going to define that. I know that you know, but I'm going to revise that. Apparent charge on an atom in the molecule. एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम्स हैं, हर एटम्स का एक ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। बेसिकली इन जनरल बहुत सी बातें हैं जिनमें से मैं बहुत सी आपसे शेयर कर रहा हूं एमडीकैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरली जो एलिमेंट जिस ग्रुप में पाया जाता है, वो जो ग्रुप नंबर होता है, वो उस ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। जैसे 1 में +1 मैक्सिमम है, और 2 में +2 आ जाती है। अच्छा, वेरिएबल आ जाते हैं ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डी एंड एफ सबशेल, बट दैट इज अनदर केमिस्ट्री आई एम नॉट एम्फसाइजिंग ऑन, बट आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। Basically, oxidation state is the binding capacity, tendency of an element to combine with the other atom in a molecule. Got it? So, apparent charge, ज़ाहिरी तौर पे जो चार्ज पाया जाता है किसी भी एलिमेंट में एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इससे रिलेटेड बड़ी खूबसूरत बात है जो कि एमडीकैट के क्वेश्चंस है, मैंने हाईलाइट किए हैं। वॉच ऑन दिस डेफिनेशन। मैंने कहा कि इट इज वेरिएबल। हाँ, वेरिएबल होती है ना, एक ऑक्सीजन एटम है, नॉर्मल ऑक्साइड में -2 होता है, ओके, पर ऑक्साइड में वही ऑक्सीजन एटम -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, सुपर ऑक्साइड्स में वही ऑक्सीजन एटम -½ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एटम वही है, एलिमेंट तो वही है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रही है। इसी तरह हम डिफरेंट कंपाउंड्स पढ़ते हैं, जैसे HCl, HClO2, HClO3, हमारे पास +-1 से +-3, +-5, +-7 तक जाती है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है। एक ही एलिमेंट किसी भी डिफरेंट कंपाउंड में उस कंपाउंड के मुताबिक अपने डिफरेंट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सो इट्स वेरिएबल, इट मे बी इन फ्रैक्शंस। जैसे मैंने अभी बोला ऑक्सीजन 2 है, 1 है और 0.5 भी है, सुपर ऑक्साइड में -½ है ना। और ऑक्सीजन से रिलेटेड एक और बड़ी जबरदस्त एमडीकैट का एमसीक्यू आपके लिए कि ऑक्सीजन क्योंकि फ्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट है, तो नॉर्मल यूजुअली जितने भी ऑक्साइड्स हैं
उनमें ऑक्सीजन माइनस होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होती है। बट फ्लोरीन के साथ जब हमारे पास OF2 की केमिस्ट्री आती है, OF2 की, वाहिद फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है जिसमें ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। यहां पे मैंने वर्ड नेगेटिव और पॉजिटिव को एक्सप्लेन किया है। एवरी लाइन एंड एवरी वर्ड इज एन MD-CAT MCQ, लिसन माय वर्ड्स। आगे देखें, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसको मैंने जस्टिफाई किया है। उसके बाद एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट हैज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, यू नो दैट इट्स वेरिएबल, इट्स प्लस, इट्स माइनस। ये प्लस माइनस डिपेंड करता है कि पार्टनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कितनी है। अगर एक एटम के साथ स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम लगा है तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को स्नैच कर लेगा। That has the greater tendency to attract the shared pair of electron. It means that becoming the negative and this one becoming the positive. मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करता हूं, CCl4 की। अब कार्बन क्लोरीन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। CCl4 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी हुआ डेफिनेटली -1 क्लोरीन पे तो +4 आएगी। और वही कार्बन जब H के साथ मिलता है बायोगैस में, नेचुरल गैस में, मीथेन में, CH4 में, तो वही कार्बन चूंकि हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो उस पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का फैसला जो भी है वो डिपेंड करता है कि पार्टनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव स्ट्रेंथ कितनी है। तमाम बातें रिलेटेड है आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए, ग्राउंड से मूव कर रहा हूं फॉर यू पीपल, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट। अब बात करते हैं कैलकुलेट कैसे करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को। वेरी सिंपल, मैंने एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिखा, फिर मैंने उसके आयनिक फॉर्म में भी लिख दिया। इसको मैंने समझाने की कोशिश की है, आपकी रिवीजन है, यू कैन। और MD-CAT में क्वेश्चन आएंगे, वो आपको कहेगा बताओ इस मॉलिक्यूल में इस एलिमेंट की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर मैं ये जानता हूं तो फिर मैं आंसर कर सकूंगा। वॉच दिस, कॉपर सल्फेट है। सुनो, कॉपर सल्फेट की मैंने बात की है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। देखो इस मॉलिक्यूल के ऊपर अभी कोई चार्ज तो नहीं है ना। अगर चार्ज नहीं है तो देखो मैंने इसको लिखा है कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू 0, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है। अब वो मुझे कहता है कॉपर सल्फेट में सल्फर एलिमेंट, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। जिसकी मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है मैं उसको X कह देता हूं, बाकी तमाम एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को प्लस कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। क्लियर है? वॉच दिस, मुझे पता कॉपर में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसमें मैंने ऐड कर दिया X इसलिए कि सल्फर की तो फाइंड आउट करनी है। वेरी सिंपल, वेरी इजी, बट इट्स रिवीजन फॉर यू पीपल। अब देखिए ऑक्सीजन -2 होती है नॉर्मली। कितने ऑक्सीजन के एटम है? 4, तो आई एम गोना मल्टीप्लाई 4 विद -2। बहरहाल इसमें ऐड कर रहा हूं, आंसर इज इक्वल टू 0 क्योंकि जो ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल था। क्लियर है? अब देखो x मैं सोल्यूशन कर रहा हूं ना, +2 + x -8, सिंपल मैथ है। x -6 बिलो 0 एंड x इज +6, सो ऑक्सीडेशन की जो x सल्फर है ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो सल्फर की है यहां पे +6 आ गई है। I will simply place in few seconds you must answer that। एन मुमकिन है MD-CAT के किसी रिएक्शन इक्वेशन में आपको कोई ऐसा रिएक्शन दे दिया जाए जिसमें आपको एट ए टाइम विद इन द लिमिटेड टाइम ऑफ द 30 एंड 40 सेकंड्स आपको 2-3 मॉलिक्यूल्स में मौजूद डिफरेंट एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी हो। आप जानते हैं ये बड़ा इजी है, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट लाइक दिस। तो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब मैंने देखो Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन -2, मैंने इसमें पूछा मुझे बताओ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ओके, तो वही प्रिंसिपल मैं आप लोगों के लिए रिवाइज कह रहा हूं। भाई जो चार्ज है वो मैंने इज इक्वल टू -2 लिख दिया, मैंने यूनिट लिखा और जो चार्ज है उसको इक्विवेलेंट कर दिया। वही केमिस्ट्री मैंने Cr2, मैंने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी थी ना, मैंने क्रोमियम को X कहा। क्रोमियम कितनी है? 2, तो मैंने X के साथ 2 लगा दिया, 2X। क्लियर है? ऑक्सीजन -2 होती है, 7 एटम्स हैं, तो जब इसको मैं सॉर्ट आउट करता हूं 2x -14 इक्वल टू -2, ये 14 प्लस हो जाएगा, ऑपोजिट साइड पे जाकर आराम से मेरे पास 12 आ जाएगा। और जब मैं डिवाइड करूंगा मैंने x फाइंड आउट करना है ना, x ऑक्सीडेशन स्टेट एक एलिमेंट की फाइंड आउट करनी होती है और ये हम बहुत आसानी से जानते हैं, हमें पता है। सो आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर ऑल ऑफ यू, यू कैन अंडरस्टैंड। मेरे पास ये ऑक्सीडेशन स्टेट डिवाइड करने के बाद +6 आ जाती है, तो मैं कहूंगा भाई यहाँ पे क्रोमियम +6 है। कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी आयन, कोई भी K9, कोई भी A9 दे दे तो मैं इसी मेथड में कैलकुलेट करूंगा। मुझे अमोनियम आयन दे देता है NH4 +1, तो मैं इक्विवेलेंट +1 कर लेता और बाकी फिर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कैलकुलेट करता अगर नाइट्रोजन की कैलकुलेट करनी होती। सो जो चार्ज है उसको इक्वल लिखना है, अगर चार्ज नहीं है तो उसको 0 की फॉर्म में लिख देना है। मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूं, ट्रिक आउट नहीं होना, ठीक है, इसलिए रिवाइज कर रहा हूं कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और ये देखो मैंने यहां पे एक सिंपल ब्रोमीन एलिमेंट लिखा है। एलिमेंट्स फ्री स्टेट में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। मैंने डिफाइन क्या किया? चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल भी होमोन्यूक्लियर नहीं हेटेरोन्यूक्लियर हो, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, जहां पे प्रॉब्लमेटिक सीन बन सकते हैं जैसे हमने कैलकुलेट किए। तो फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट है दैट हैज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखो मैंने इसको 0 ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया है। सो दैट वाज अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं वहां पे क्या है।
वो डियर स्टूडेंट्स आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन हाईलाइटेड है, वर्ड्स हैं, दिस इज MDCAT। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, नो नीड टू गेट कंफ्यूज दैट इन द MDCAT यू हैव टू मेक एन अरेंजमेंट दैट यू हैव टू बैलेंस इक्वेशन, ऐसा नहीं है। अब देखो मैंने लिखा भी खास मेथड में है, अब आपसे वो बैलेंसिंग इक्वेशन में पूछे, रिडॉक्स इक्वेशंस की बात करें ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज होंगी, उन्हीं की बात करेगा। हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी पढ़ा हुआ, आपके सामने मैंने लिख दिया, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी पढ़ा हुआ है, और मैंने वो देखी पूरी इक्वेशंस की केमिस्ट्री नहीं लिखी, लेकिन MDCAT में जो चीज जरूरी है वो हाईलाइट की है। हमसे जो जो MDCAT से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, जो उसने पूछे हुए हैं डिफरेंट ऑप्शंस की फॉर्म में, तरतीब की फॉर्म में, तो हमें वो आंसर करने हैं। उसके लिए मैंने ये बोर्ड आप लोगों के लिए लिखा है सियोन। मैं सबसे पहले रिडॉक्स इक्वेशन की जो बैलेंसिंग है किस मेथड से कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, नाम से ही जाहिर है मुझे कोई भी अनबैलेंस, उसको बैलेंस नहीं किया हुआ तो उसकी कोई भी इक्वेशन दे दी जाती है, कह रहा फाइंड इट आउट, मैं कहता हूं अच्छा ठीक है, मैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करूंगा, तो मुझे सबसे पहले जो स्टेप अडॉप्ट करना है वो मुझे इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखनी है। आप देखो मैंने लिख दिया ब्रोमीन फ्री स्टेट में 0, सोडियम +1 और H -1 सो ऑन। यहां पे मैंने हाइड्रोजन +1 और ऑक्सीजन -2 नहीं लिखा, ऑफ कोर्स इन दोनों के कॉम्बिनेशन में -1 आता है, और एक और रीजन है ना लिखने की, क्योंकि इसकी बैलेंस करने का इश्यू नहीं है। गॉट इट? सो नो नीड टू गेट कंफ्यूज अबाउट व्हाट इज दिस बीइंग। OH नेगेटिव लिख दिया, हालांकि ऑक्सीजन -2 लिखना चाहिए, H+1 इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो ओवरऑल OH में -1 ही आएगा, ठीक है? गॉट इट? अच्छा बहरहाल ये मैंने सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख दी। नंबर 2 स्टेप में आप देखें मैंने क्या किया, मैंने Br2 मैंने इसके एटमों को अलग-अलग कर दिया। क्यों किया? हम इसको थ्योरेटिकल प्रोसीजर में डिटेल में पढ़ चुके हैं, बट दिस इज MDCAT, even then I'm telling you, I'm revising the whole infrastructure for you people। हम पढ़ चुके हैं कि हम यूनिट्स को अलग करेंगे ताकि हम फाइंड आउट कर सकें कि एक ब्रोमीन, अगर मेरे पास प्रोडक्ट साइड में दो, देखो ना मैंने देखा मेरे पास ब्रोमीन यहां पे भी है, ब्रोमाइड यहां पे भी है। अब यहां पे मैं देखता हूं कि यहां पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हुई है 0 से, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। यहां पे +5 हुई है, एक में ब्रोमीन ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक में रिड्यूस हुआ है, और वो केमिकल रिएक्शन खास तौर पे ये मैंने लिखा द केमिकल रिएक्शन इन विच वन स्टेप द सेम एलिमेंट oxidizes as well as reduces, that type of a chemical reaction is called as disproportionation reaction। disproportionation reaction। so ये मैंने आपके सामने लिखा, इसलिए मैंने इनको अलग कर दिया ताकि आप देखिए मैं कर क्या रहा हूं कि मैं फ्री स्टेट में देखूं कि मेरे पास मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में हुई है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में हुई है। तो देखो मैंने पहले रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को हाईलाइट कर दिया ना, मेरे पास 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से जो जो चेंजेस आई हैं, आई एम गोइंग टू एलैबोरेट इन फ्रंट ऑफ यू। If you are listening to me, you will be in the best position to solve all kind of the data। अगर आपको इससे पहले कंफ्यूजन रही है तो भी, तो स्टेप्स वाइज चल रहे हैं, मैंने हाईलाइट कर दिया। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यार यहाँ पे ब्रोमीन से जब Br नेगेटिव हुआ है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हो रही है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है ना, कैसे फाइंड आउट किया, अभी मैंने पढ़ाया था ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट कर लिया। तो मेरा मतलब है कि 0 से अगर +5 हुई है तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए ना उसने, ठीक है। ये कैलकुलेशन कर ली, अब सिंपल केमिस्ट्री, मैंने इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इस 1 को मैंने 5 से कर देना, नीचे वाले 5 वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देखो ना, 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय 5, ताकि मैं जो इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लॉस है उसको बैलेंस कर सकूं। मैं इक्वेशन बैलेंस कर रहा हूं, और इक्वेशन बैलेंस करने के लिए मैंने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को चूज किया है। उसमें मैंने पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स को फाइंड आउट किया है, फिर मैंने देखा रिडक्शन किस में हुई है, फिर मैंने देखा ऑक्सीडेशन किस में हुई है, और फिर मैंने उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उनको बैलेंस किया है कि जिसमें जो जो इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हुआ है। सो दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। उसके बाद मैंने क्या किया, आप देख सकते हैं कि जिनके फैक्टर्स कनेक्टेड है उनके साथ यूनिट्स के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दी। मतलब मैंने इस ब्रोमीन को 5 कर दिए, क्यों? क्योंकि साइज को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया। ये जो 5 मल्टीप्लाइड यूनिट है आपने जिन जिन के साथ ये कनेक्टेड है उनके साथ लगा देना। देखो 5 NaBr एंड 5Br, क्योंकि इन दोनों के साथ कनेक्टेड था, और ये 1 था तो भाई इसको एज इट इज रहने दे। देखो मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, ये ब्रोमीन भी 1 रहने दिया और इसको भी 1 रहने दिया, क्योंकि 1 के साथ मैंने मल्टीप्लाई करना था। मैंने इससे मल्टीप्लाई जिसके साथ किया है उस यूनिट को मैंने उन रिएक्टेड या प्रोडक्ट के साथ लगाना है एज अ मोल, ठीक है। तो वो प्लेस कर दी है। अब आपके सामने ये सामने आ जाती है, क्या मेरी इक्वेशन बैलेंस हुई? नहीं सर, अभी यहां पे आपने इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लिए और वो यूनिट्स बैलेंस किए जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन का इश्यू था, इसको तो बैलेंस कर लिया। पूरी बैलेंस इक्वेशन करनी है, एंड में आप बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अब आप कैलकुलेट करेंगे कि भाई मेरे पास बाकी जो एलिमेंट्स थे किसी भी कंपाउंड में जो कि बैलेंस नहीं किए गए, जो कि अंडर डिस्कशन नहीं लाए गए, जिनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुई, जो कि रिडॉक्स में इन्वॉल्व नहीं है, उनको बैलेंस करना है सिंपल बाय काउंटिंग। तो मैंने जब उसको काउंट आउट किया तो मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पे
Na और यहाँ पे Na काउंट करता हूँ 6 है, मैंने यहाँ पे 6Na कर दिया एंड डेफिनेटली ऑक्सीजन हाइड्रोजन मेरे पास बैलेंस होगी. सो दिस वाज अ बैलेंस इक्वेशन. दिस वाज अ मेथड ऑफ द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. ये तमाम एस्पेक्ट्स एमडीकैट में पूछेगा, हाँ पूछेगा, इसलिए मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं. हिट एंड ट्रायल होता है, क्लियर है. उसके बाद आप क्या करते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन्स को लाइक दैट बैलेंस करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पता करते हैं. तो ये तमाम चीजें ध्यान में रखनी है. अगर पूछते हैं एमडीकैट में, वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दैट. फिर दूसरे मेथड पे आते हैं. हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन बैलेंसिंग में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है, हमारी बुक में है, डिटेल में है, लेवल्स में भी है, हमारे पास एफएससी में भी है. सो वी आर गोइंग टू आंसर दैट इन द सिंपलेस्ट वे. लेकिन एमडीकैट में आप देखो इतनी लंबी इक्वेशन, एसिडिक मीडिया, बेसिक मीडिया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बैलेंसिंग, मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पे. क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मुझे पता है कि उसने एमडीकैट में जो क्वेश्चंस करने हैं वो इन इंफॉर्मेशन की बेस पे करनी है. गौर से सुनिएगा. हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन मेथड में जब किसी भी इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है तो जो भी प्रोसीजर है उसको एसिडिक और बेसिक मीडिया दोनों सिनेरियो में डिफरेंट पैटर्न में ऑब्जर्व किया जाता है. वो मैंने लिखा है. क्या है? सी दैट. मैं अगर एसिडिक मीडियम में बात करूं, सबसे पहले मैं जो गिवन इक्वेशन है, ऑफ कोर्स आपको पता है इसकी फॉर्म में डिलीवर की जाती है. आपकी बुक्स में एग्जांपल है जैसे MnO4 माइनस सो ऑन, आपके पास Mn+2 वगैरह. तो कंप्लीट मालिक्यूल नहीं लिख रहा, उसके हाफ्स को लिख रहा है. मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ अलहदा करूंगा. वो मैं कैसे करूंगा? मैं सिंपल देखूंगा कि भाई किस एलिमेंट की कहां पे रिडक्शन हो रही है, कहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है. मुझे कैसे पता चलेगा? मैं देखूंगा कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है. जैसे अभी प्रैक्टिस की, अगर तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो ऑक्सीडेशन हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो रिडक्शन हो रही है, मैं दो हाफ्स अलहदा कर दूंगा. फिर बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, इससे पहले मैं एटम्स बैलेंस करूंगा. ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन को पकड़ लिया, रिडक्शन हाफ इक्वेशन को पकड़ लिया, जो भी है पहले उनके एटम्स बैलेंस करूंगा. सिंपली उन दोनों में नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस कर दूंगा, नंबर ऑफ मोल्स लगा के. प्रैक्टिस आपके सामने है. फिर मैं इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करूंगा कि भाई इसमें अगर फॉर एग्जांपल 4 इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन हुई है तो मैं उस तरफ भी 4 इलेक्ट्रॉन करूंगा. यानी दोनों तरफ अगर मैं काउंट करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो. इंटरेस्टिंग बात जो एमडीकैट में पूछी जाती है ना, वॉच दिस, वो ये है इसकी बेस पे कि आपको क्वेश्चन दे देता है, आप पॉइंट्स बना के पूछता है बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी लिखी होती हैं उसने एमडीकैट के पेपर में, और कहता है बताओ कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए या कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए. तो वेरी सिंपल, यू कैन कैलकुलेट एट योर फिंगर टिप्स विद इन सेकेंड्स. ऑक्सीडेशन स्टेट उसने लिखी, आप सिंपली देखेंगे भाई अगर Mn+2 से +5 हुआ है या +5 से या +7 से, सो जो भी है +2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए. विल आंसर दैट. और अगर उनसे पहले उसने नंबर ऑफ मोल्स लगाए होंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन है उनको नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक एलिमेंट के लिए अगर 5 इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस हुआ है तो 2 मोल्स के लिए 10 का हो जाएगा, 3 के लिए 15 का हो जाएगा. यू आर लिसनिंग माय वर्ड्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू. क्लियर है? सो यहां के उसके बाद अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, अगर हमारे पास एसिडिक मीडियम है और मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो किससे करूंगा? ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है कंपैटिबल. दूसरी साइड में मैं अगर एक तरफ ऑक्सीजन एटम ज्यादा है, लेट्स सपोज MnO4 है, मैं कहता हूं दूसरी तरफ Mn है, मेरे पास आपकी बुक के एग्जांपल की बात कर रहा हूं, MnO4 में 4 ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड पे 4 ऑक्सीजन है और लेफ्ट पे कोई भी नहीं है, और मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहता हूं तो ऑक्सीजन एटम इन द एसिडिक मीडियम इज बीइंग बैलेंस्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल. ये एमडीकैट का क्वेश्चन है. इन एसिडिक मीडियम ऑक्सीजन एटम इज बैलेंस्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन एटम इज बैलेंस्ड बाय द हाइड्रोजन आयंस. रिवर्स. क्लियर है? इसको याद रखिएगा. अब हम बात करते हैं बेसिक मीडियम में, वही पैटर्न है, पहले ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ अलग करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करेंगे, उसके बाद बैलेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, जो सारी डिटेल बता चुका हूं. हाँ, फर्क क्या पे आया? बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन एटम इज बैलेंस्ड बाय हाइड्रोक्सिल आयंस. एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है तो उसकी दूसरी साइड पे वाटर मॉलिक्यूल उतने ऐड करने हैं, और बेसिक मीडिया में ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है तो उसकी दूसरी साइड पे हाइड्रोक्सिल आयंस आपने ऐड करनी है. इंपॉर्टेंट है. उसके बाद हाइड्रोजन एटम बेसिक मीडियम इज बैलेंस्ड बाय द H2O वाटर मॉलिक्यूल. गॉट इट? तो ये केमिस्ट्री आपके सामने प्रेजेंट की गई है. इसकी बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ये वर्थ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं और टू द पॉइंट थिंग्स है जो कि आपके सामने एक्सप्लेन की गई. आप लोग अपने एमडीकैट के पेपर की प्रिपरेशन में इस डिस्कशन को ज़हन में जरूर रखिएगा. अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, देखते हैं कि हमारे यूएचएस के टॉपिक के मुताबिक आगे हमने क्या करना है. डियर स्टूडेंट्स, ये बोर्ड आपके सामने है. इसमें मैंने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और आगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन. What do you mean by electrode potential?
जीरो से स्टार्ट करते हैं एमडी कैट स्टूडेंट्स फॉर द बिल्डअप ऑफ योर कॉन्सेप्ट। लिसन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, द ब्यूटीफुल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हर एलिमेंट का जो एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जी। इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, या वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। गॉट इट। शेयरिंग में भी डेफिनेटली हमारे पास सिनेरियो होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो आएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है, इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट होता है। अब हर एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को मूव अप करता है, गेन करता है, जो भी करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, करंट जनरेट होता है ना। हमने एक एटम की, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का पोटेंशियल देखना है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, वो कितना चार्ज जनरेट कर सकता है। पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वॉच दिस। अच्छा, इसको मैंने डिफाइन करने से पहले, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, पोटेंशियल चेक करना है। अब अगर मैं किसी एक एलिमेंट की, एक एटम को किसी भी दूसरे से चला दूं तो मैं कंफ्यूज हो सकता हूं। हम लोग नहीं इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते कि भी किस यूनिट की तरफ से कितने इलेक्ट्रॉन्स आए। मैं अगर जानना चाहता हूं कि एक एटम जो खास तरह का एटम है, खास एलिमेंट है, उसका पोटेंशियल क्या है, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि उसके पोटेंशियल ऑफ गेन एंड लॉस को मैं उस ही के आयंस के साथ चेक करूं। अगर हाइड्रोजन की बात करूंगा तो हाइड्रोजन के आयंस रिक्वायर्ड है। अगर मैं जिंक की बात करूंगा तो जिंक के आयंस रिक्वायर्ड है। मैं पूरे पीरियोडिक टेबल में मौजूद किसी भी एलिमेंट की, इसमें आप हाइड्रोजन की बात भी सुन रहे हैं, मेटल और नॉन मेटल की मैंने बात नहीं की, मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। मेरे पास मेटल भी हो सकती है, नॉन मेटल भी हो सकती है। हर एंटिटी जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं उसको उसी के आयंस के साथ कनेक्शन में लाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा। वो बात की बात है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, नॉन मेटल है, गॉट इट, या ट्रांजिशन मेटल है। इसकी केमिस्ट्री पे अभी आऊंगा, अभी आप बेसिक समझ लें। वॉच दिस, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड ऑफ एनी एलिमेंट इन कॉन्टैक्ट विद द आयंस, किसके साथ? सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस डेवलप अ पोटेंशियल। हाइड्रोजन न्यूट्रल एटम को हाइड्रोजन आयन के साथ कनेक्शन करें तो एक आयन कितने इलेक्ट्रॉन लेता है? अपने ही जैसे एटम से, या अपने ही जैसा प्योर एटम अपने ही आयन को कितने इलेक्ट्रॉन की गिवन टेक करता है? तो टोटल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रिगार्डिंग दैट एलिमेंट 100% उसी से एसोसिएटेड होगा, प्योर होगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहा है तो जितने वो कर सकता है उतने ही करेगा, तो मेरे पास उस एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विदाउट एनी कंफ्यूजन, द क्लियर वन, जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको लिखने से पहले इसकी जरूरत, इसको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, लेवल्स में इसको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। इसके अलावा मैं कैलुमल इलेक्ट्रोड की भी बात करूंगा जो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ज्यादा एडवांस है, जिसमें मर्करी का यूनिट यूज होता है, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर एमडी कैट सिलेबस। बस मैंने नाम ले दिया, कैलुमल इलेक्ट्रोड है, वो शी से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अच्छा होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्वेश्चन, इसकी जरूरत क्या है? मुझे बताएं, क्या ये पॉसिबल है कि हम हर एलिमेंट्स को अलहदा उसी के सॉल्यूशन में बनाया और उसका पोटेंशियल कैलकुलेट करें, या साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करें, मैं एक स्टैंडर्ड बना लूं और उसका मैं इलेक्ट्रो पोटेंशियल नोट कर लूं और बाकी हर एलिमेंट को उससे कनेक्ट कर दूं, और उसके साथ कनेक्शन के बाद जो डिफरेंस सामने आए उसकी बेसिस के ऊपर मैं उस दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन कर दूं। मैं एक स्टैंडर्ड के साथ लिंक करूं किसी भी दूसरी चीज को, मैं देखूं कि हमारे पास वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, उसके लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देन व्हाई ओनली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? बिकॉज हाइड्रोजन द फादर ऑफ एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट एलिमेंट, जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। मैंने जो स्टैंडर्ड बनाना है, मैंने उस स्टैंडर्ड में मिनिमम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रखना है ताकि उसको मैं जीरो कंसीडर करके या प्लस माइनस करना हो तो उसके साथ आसानी से प्लस माइनस कर सकूं। स्मॉलेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, हम उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करते हैं आप जानते हैं, वो मैंने केमिस्ट्री भी लिख दी आपके सामने। हम 1 मोलर सॉल्यूशन लेते हैं, किसका? कंसंट्रेटेड HCl का। HCl का क्यों? क्योंकि वो एक हाइड्रोजन आयन जनरेट करेगा, H पॉजिटिव आयन। अच्छा, आयन तो आगे ना अपने ही एलिमेंट के, अब उसमें मैं हाइड्रोजन गैस को बबल आउट करूंगा। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, इसका इलेक्ट्रोड तो हमारे में डिफरेंट केमिस्ट्री है, एक मटेरियल सॉलिड, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि हर एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। मैं गैस का भी कैलकुलेट कर सकता हूं। मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब बनाया तो मुझे पता है कि अगर मैं इसको किसी कंडक्टर मटेरियल के साथ, सुपरफिशियल कंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दूं और इसके आयंस एक्सचेंज में आ जाए,
मतलब तो मेरा इलेक्ट्रॉन फ्लो ही है ना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, हम एक फॉइल लेते हैं, प्लैटिनम फॉइल, उसके ऊपर बारीक बारीक फाइनली डिवाइडेड बारीक बारीक पीसेस में की हुई प्लैटिनम को कोट करते हैं, प्लैटिनम ब्लैक को। अब जानते हैं ग्लास जार बना होता है। अब 1 मोलर HCl सोल्यूशन हमारे पास बीकर में मौजूद होता है, ऊपर से हाइड्रोजन गैस को बबल अप करते हैं। हाइड्रोजन गैस है वो जब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्शन में आएगी, डेफिनेटली वो सरफेस तो प्रोवाइड कर रहा है ना प्लैटिनम, जिसके ऊपर करंट की एक्सचेंज हो जाएगी जी। अब नीचे H पॉजिटिव आयन है जो कि उसके साथ कनेक्टेड है। जैसे ही हाइड्रोजन विद 1 इलेक्ट्रॉन आएगी, उसे सिस्टम में H पॉजिटिव आयन लग रहेगा, उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी, या H पॉजिटिव आयन स्नैच कर लेगा इलेक्ट्रॉन को अपने ही जैसे एटम से गॉट। तो यूं हमारे पास एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा, उसकी वैल्यू होती है, बट आर्बिट्रेरीली हम जानबूझ के उसको जीरो कंसीडर करते हैं। हम वो वैल्यू काउंट कर लेते हैं, और हम जब किसी भी दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रोड को उसके साथ कनेक्ट करते हैं, कोई भी एलिमेंट मसलन जिंक है, जिंक का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशंस में है, मैं उसकी वैल्यू मेजर करना चाहता हूं, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन का है, तो उसको मैं शी के साथ कनेक्ट कर देता हूं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, गेन होते हैं, गॉट इट। हमारे पास केमिस्ट्री आती है। सो ये कंडीशंस एंड स्टैंडर्ड ये भी पूछी जा सकती हैं, आपको पता होना चाहिए। फाइनली डिवाइडेड कोटेड के साथ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। हम जानबूझ के नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसको जीरो कंसीडर करते हैं, और इसके साथ तमाम एलिमेंट्स को कनेक्ट करके एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाते हैं, जो मैं अभी नेक्स्ट बोर्ड पे बताऊंगा आप लोगों को, वेट फॉर अ व्हाइल। बाकी तमाम केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उससे सूटेड है, और वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा सिंपलेस्ट वे। तो यूं आपके पास देखो, आपके पास अगर हाइड्रोजन आयन जो कि सोल्यूशन में मौजूद है, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो रिडक्शन होती है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी आपके सामने, लॉस भी। अच्छा वाज यहाँ पे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन नहीं, ये रिडक्शन होगी। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, और यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है। सो आई एम गोना हाईलाइट दिस इन ऑक्सीडेशन। ये आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली रिटर्न किया गया है ताकि आपको पता लग सके कि रिडक्शन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। यहां पे H पॉजिटिव आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इसकी रिडक्शन हुई है, हाइड्रोजन गैस अपडेट हुई है। अच्छा इसका कुछ वैल्यू आई थी, बट आर्बिट्रेरली टेकन है जीरो। क्लियर है? बिल्कुल इसी तरह यहां पे इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, बट इट इज टेकन एज आर्बिट्रेरली जीरो। क्यों? ताकि हम इसको जब कनेक्ट करें तो दूसरे एलिमेंट्स का जो भी रिडक्शन पोटेंशियल है वो सामने आ जाए, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बात कर रहे थे, इसके 2 हिस्से हैं जो मैंने बोल दिए हैं। वॉच दिस। हमारे पास जब मैं कपल करता हूं किसी भी एलिमेंट को शी के साथ, तो मेरे पास उसके कुछ पोटेंशियल आते हैं, उसके इलेक्ट्रोड का एक पोटेंशियल आता है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या वो लूज करता है। बाद में से हाइड्रोजन आयन जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, बाद में वो लूज करता है। ठीक है, फिर ये इस बात को ध्यान में रखें। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, और अगर मेरे पास वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो रिडक्शन पोटेंशियल होता है। इस इंफॉर्मेशन की बेस पे हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई जाती है। मैं नेक्स्ट बोर्ड पे उसकी तरफ जाऊंगा, लेकिन अभी जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज की, एमडी कैट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेता हूं। आप देखें व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने एक स्लाइड है जी। तो डियर स्टूडेंट, स्लाइड में आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आपके सामने एमडी कैट का क्वेश्चन प्लेस किया गया, ऑक्सीडेशन नंबर के हवाले से है। कहता है कि इन सोडियम सल्फेट Na2SO4 की बात कर रहा है, स्लाइड आपके सामने। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सल्फर? कैलकुलेट कर लेंगे। सोडियम सल्फेट में सल्फेट को एक्स कह देंगे, बाकियों की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे जो मेथड मैंने बताया था। अगर मैं उसको ध्यान में रखते हुए आंसर करता हूं तो मेरे पास आंसर है चार्ली ऑप्शन, दैट इज +6, और उसको सॉल्व करके आपके सामने दिखाया भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग एजेंट? तो आप अब मेरी बात सुने, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज करे, या जो हाइड्रोजन की सप्लाई करे, जो ऑक्सीजन को रिमूव करे, और वाइस वर्सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो अभी इसकी केमिस्ट्री की डिटेल में भी जाऊंगा कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कंपैटिबल एक दूसरे को अपोजिट किस तरह चलती हैं। बहुत आसान होगा, लेकिन इस सवाल का आंसर आप हम डिस्कस कर चुके हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, तो आप आंसर कर सकते हैं अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड इज द यूनिट कि जो मेरे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, बाकी सारे मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। इसकी केमिस्ट्री की डिटेल आपके सामने है, और यूं आपके सामने मैंने इन 2 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा आप लोगों से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो कि मैंने लेक्चर के दौरान थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन किए, उनको ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, वहां पे हमने ये जो डाटा लिखा था इससे सूची जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई है। सो मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट बोर्ड। ये तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, और फिर उसके बाद मैंने कहा था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अब जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से लिंक करते हैं तो हर एलिमेंट अपना अपना पोटेंशियल शो करता है। हर एलिमेंट चाहे इलेक्ट्रॉन लूज करे तो अपना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करे तो रिडक्शन पोटेंशियल शो करता है।
और उसकी बेसिस पे एक सीरीज बनाई जाती है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वॉच ऑन द व्हाइट बोर्ड, अब इससे मुतालिक बात करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, गौर से सुनिएगा। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं। आप लोगों की बुक्स में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी है मैंने उसे दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है ताकि एमडी के एक्ट में पूछे जाने वाले तमाम क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से हम अंडरस्टैंड कर सके, आंसर कर सकें। सबसे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, a list of the elements in which they are arranged in order of their standard electrode potential। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हमने पढ़ लिया, अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन पोटेंशियल है टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लूज करने का पोटेंशियल ज्यादा है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, अगर एक का इलेक्ट्रॉन गेन करने का पोटेंशियल ज्यादा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ये वर्ड पोटेंशियल समझ में आ गया? एमडी कैट में इससे रिलेटेड बड़े ट्रिक देगा, इसलिए मैं बड़ा स्लोली इसके ऊपर फोकस कर रहा हूं। अब एक और बात सुने, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन ज्यादा लूज करेगा, इसका मतलब है वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को दे रहा है, डेफिनेटली रिडॉक्स रिएक्शन होता है। एक का इलेक्ट्रॉन लूज होता है, दूसरा गेन करता है। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, जिस भी एलिमेंट का भी मैं बता रहा हूं आपको बाद में, जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरे को देगा। इसका मतलब है उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है क्योंकि किसी को वो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। इफ सम एलिमेंट हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इट हैज द हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इट मींस इट हैज द हायर रिड्यूसिंग पावर टू समवन एल्स, इट हैज द ग्रेटर पोटेंशियल टू रिड्यूस समवन एल्स बिकॉज इट हैज द ग्रेटर पोटेंशियल टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन्स। अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपके सामने लिखी है ये दो पैचेस में। हमने सबसे पहले जो अपर हाफ जो आप लोगों के पास किताब में मौजूद है जैसे लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम और एंड सो ऑन, ये मैंने सारे एलिमेंट्स लिख दिए। इट्स वेरी सिंपल प्रिंटेड, ये आपको याद होनी चाहिए। क्यों याद होनी चाहिए? एमडी कैट में क्वेश्चंस करेंगे हम, टेस्ट में भी प्रैक्टिस करेंगे आपके सामने, और अभी भी मैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करता हूं। आपसे वो कुछ बातें पूछेगा, अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उनकी तरतीब एलिमेंट्स की याद होगी तो आप बेटर एबल बी आंसर दैट। ठीक है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सो इसलिए लिखा कि आप इसके ऊपर फोकस करें। उसको मैंने डिवाइड कर दिया, वॉच दिस। ये मैंने एक एलिमेंट्स की सीरीज लिखी है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर करके बनाई है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन एलिमेंट्स के नीचे है, हमने आर्बिट्रेरली इसकी वैल्यू 0 वोल्ट कंसीडर की थी। हाँ, उसके बाद आप देखिए लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये जनरली आप देख रहे हैं तो दे आर मेटल्स, और मेटल्स भी डिफरेंट टेंडेंसीज की। क्या टेंडेंसी? माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक में जो हेडिंग दी गई है वो रिडक्शन पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई है, ऊपर माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल है। माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैग्नीट्यूड रिडक्शन पोटेंशियल की होती है, मैग्नीट्यूड वही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की होती है, बस साइन चेंज हो जाता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो आपकी बुक में बनाया गया रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज लिखी हैं और मैं जो वर्ड बोल रहा हूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बोल रहा हूं, तो नो नीड टू गेट कंफ्यूज। इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट एन एलिमेंट which is showing more tendency to lose electron. If I am talking about the oxidation potential, magnitude will remain same. I'm not talking about the magnitude right now. Here वो MDCAT के क्वेश्चन में खुद देगा आपको। ठीक है, आप उसको फिट इन करना होगा, इसकी भी हम प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, ये देखें कि आपके पास हम उसका साइन चेंज कर देंगे। अगर मैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखूंगा जो एलिमेंट्स का दिया गया तो डेफिनेटली माइनस में, बट मैं जानता हूं कि हाइड्रोजन से अबव ये जो एलिमेंट है इनकी नेचुरल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो करते हैं, इनकी रिड्यूसिंग पावर होती है, ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन देते हैं, अपने से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। मैं बार बार हम बात पे फोकस कर रहा हूं। सो हमारे पास इन सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, तो वो वैल्यूज जो आपकी किताब में नेगेटिव आप उन्हें प्लस कर देंगे। ठीक है, अब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की एक सीरीज लिख दी। नाउ दीज द प्रेशियस मोस्ट कॉन्सेप्ट्स फॉर यू पीपल अबाउट एमडीकैट। वॉच, आई एम रिपीटिंग। लूज इलेक्ट्रॉन की बात कर दी, दे हैव हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बात कर दी। ऑफ कोर्स जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसका आरपी रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है। जितनी जितनी मैग्नीट्यूड होती जाएगी उसी हिसाब से उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम या ज्यादा होता जाएगा। अच्छा, नॉर्मली रिडक्शन पोटेंशियल तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। वैल्यूज से हमें पता चल जाता है।
यानी अगर मैं कहूं कि मेटल्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है तो मेटालिक करैक्टर डिक्रीज करता है। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द मेटालिक करैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ द गेन एंड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल करंट। क्लियर है? सो ये उसका रिडक्शन पोटेंशियल अपने एलिमेंट्स के साथ जब कंपेयर किया हमने शी के साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, जिसे हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, उसकी बेसिस पे मैं कह रहा हूं व्हाट्स दिस मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम, बट साइन चेंजेस की बात कर दी है। टॉप एलिमेंट्स देयर फंक्शन एज ए नोड, ये बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है माय डियर स्टूडेंट्स। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सिर्फ इसी पार्ट की मैं बात कर लेता हूं। एक सेल बताता है, आपको पता है कि ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ होता है। मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट एनोड है, किस एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन हो रही है? हम जानते हैं ना, नोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है, एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? वो आपको दोनों वैल्यूज नेगेटिव में दे दे, वो आपको दोनों वैल्यूज पॉजिटिव में दे दे, चाहे रिडक्शन पोटेंशियल दे दे चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जब आपने ईएमएफ सेल कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है, तो आपने भी पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीडेशन, मैं पढ़ाऊंगा भी मजीद कि ऑक्सीडेशन में रिडक्शन में जो एनोड और कैथोड का रिएक्शन है, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उनको प्लस कर देते हैं। अब अगर आपको दोनों वैल्यूज दे दे और आपको ईएमएफ का पूछे कि क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज नेगेटिव दे दे, दोनों पॉजिटिव कर दे, तो किसको आप पॉजिटिव वैल्यू करेंगे, किसको आप नेगेटिव करेंगे? वर्ड बोल दे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल उनके साथ, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दे दे। दिस इज द एमडी कैट, मेरे वर्ड सुनिएगा, दो एलिमेंट्स, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दे दिए या दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिए। अब मुझे उसने नहीं बताया, अगर मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होगी तो मैं 1 मिनट में डिसाइड कर लूंगा। कैसे? मैं जानता हूं कि जो एलिमेंट तरतीब में ऊपर है, जो ऊपर पाया जाता है, दैट फंक्शन एज ए नोड, और जो नीचे वाला है दैट फंक्शन एज कैथोड। ऊपर वाले एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दैट फंक्शन एज ए नोड, और जो नीचे वाला है वो गेन करता है, या उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है या उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो उसकी वैल्यू मैं रिडक्शन पोटेंशियल के पैटर्न में प्लस माइनस कर दूंगा अपनी बेसिस पे। अगर मुझे पता होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो टॉप एलिमेंट है दैट इज फंक्शनिंग एज अ नोड, उस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और नीचे वाला इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। पॉइंट समझिएगा, इसको ज़हन में रखिएगा। दैट वाज फैंटास्टिक पॉइंट फॉर यू पीपल। एमडी कैट में आपने इसके ऊपर फोकस करना है। फिर आप देख रहे, मैं बता चुके हैं, नोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। A node is always consumed in the reaction. It is always eaten in the reaction. क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, it become thinner and thinner. जबकि कैथोड पे deposition of the metal ions होती है। प्यूरिफिकेशन में हम जब सेल्स पढ़ते हैं, हम जानते हैं ना माय डियर स्टूडेंट, दो तरह के सेल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं, गैल्वेनिक सेल होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, केमिकल चेंज को किया जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को प्रोसीड किया जाता है। जबकि गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल में स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इज गोइंग टू जनरेट द करंट। हम इसकी डिटेल जानते हैं, हमारे एमडी कैट के सिलेबस में हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन इसका पता होना चाहिए। मैं बोलूंगा भी, मैं स्लाइड्स भी दिखाऊंगा। अब इसकी बात करते हैं, तो मेरे पास जब ये एनोड कैथोड की क्लैरिटी हो जाती है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेतहाशा क्वेश्चंस एमडी कैट में पूछे हैं। अब देखें सीरीज में, वो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन रिप्लेस, ऑप्शंस दे देते हैं एबीसी, आपको डिफरेंट पेयर्स दे देते हैं। अब आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि कौन सी मेटल किसको रिप्लेस करेगी? इस स्टेटमेंट से। दैट वाज जस्ट फॉर यू पीपल। टॉप मेटल्स कैन रिप्लेस लोअर मेटल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तरतीब याद होगी, तो आप बता सकेंगे कि भाई लिथियम कैन रिप्लेस पोटेशियम, कैल्शियम, ऑल दैट, but aluminum cannot replace magnesium, magnesium cannot sodium, and so on. Lower metal cannot replace the up one, but the top metal can replace the lower one. ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और नॉन मेटल्स में रिवर्स होता है, अभी मैं आपको जब कैथोडिक सीरीज या रिडक्शन पोटेंशियल की बात करता हूं तो क्लियर हो जाता है। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। बाकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस डाउन द सीरीज, और रिड्यूसिंग पावर ऑफ कोर्स डिक्रीजेस डाउन द सीरीज। जब टॉप पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा तो ऑफ कोर्स रिड्यूसिंग पावर भी उस हिसाब से फर्क आएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे, बाकी की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं। ये तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं आपके सामने है, वही मैंने पैटर्नाइज किया है। अब आप देख रहे हैं यहां पे आपको शो करने के लिए, आप लोगों की बुक में जो सीरीज बनी है उसमें उसने इलेक्ट्रॉन गेन ही बताया हुआ है, सबका रिडक्शन पोटेंशियल बताया हुआ, वैल्यूज नेगेटिव की है।
दैट बिकम अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, बट फॉर द क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट आप देखें कि जब मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो किया था सीरीज में, अभी बोर्ड पे आपके सामने, मैंने उसमें से पॉजिटिव साइन ही शो किया, बस इलेक्ट्रॉन के लॉस को शो कर रहे हैं, उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो हो रहा है, उनकी मेटालिक नेचर शो हो रही है। व्हाट्स दिस, यहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन डिलीशन कर दिया, मींस दे हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इट मींस दे हैव द रिडक्शन पोटेंशियल, खुद को रिड्यूस करने का पोटेंशियल। व्हेन एन एलिमेंट हैज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टू रिड्यूस इटसेल्फ, इट हैज हायर रिडक्शन पोटेंशियल, इट हैज द टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज अनदर पार्टनर। क्लियर है? तो ये एक रिड्यूस होता है, दूसरा ऑक्सीडाइज होता है। सो दे हैव एलिमेंट्स हैविंग हायर रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे सबसे ज्यादा आप जानते हैं फ्लोरीन का होता है, ठीक है। इस तरह वहां पे टॉप में हमने पढ़ा था लिथियम का सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो ये भी पूछा जा सकता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ये मैंने एमसीक्यू बोला एमडीकैट का। अब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है, वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन स्नैच कर लेता है, उसको ऑक्सीडाइज कर लेता है। क्लियर है? अब टॉप टू बॉटम मेरे पास टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोकेमिकल इसमें रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है। I'm focusing these words again and again. I'm putting my energy on these all things because I know that these are the questions which will be asked from you in the MDCAT paper and you must focus on these lines. Clear है? So ये तमाम बातें अपने ज़हन में रखिए, बिल्कुल उसी तरह मैंने उसकी प्रॉपर्टीज को भी मैच कर दिया। The gain electrons रिडक्शन कर रहे हैं ना अपनी, हाई रिडक्शन पोटेंशियल होता है, इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो होता है, वही बातें है। एलिमेंट विद हाई रिडक्शन पोटेंशियल कैन रिप्लेस द एलिमेंट विद द लो रिडक्शन पोटेंशियल। इससे पता क्या पता चलता है? वो तमाम नॉन मेटल्स, ये बड़ी जबरदस्त, जैसे मैंने कहा था ना, टॉप मेटल कैन रिप्लेस द लोअर मेटल्स एंड लोअर मेटल्स कैन नॉट रिप्लेस द अपवर्ड। ये जो टॉप में मेटल्स हैं उनको नहीं कर सकती। क्यों? मेटल्स की जब बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन लॉस की बात करते हैं, मेटल्स की जब बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के सिनेरियो में बात करते हैं, और हम जानते हैं कि टॉप पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्लेस करेगा। बिल्कुल इसी तरह जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो लोअर रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्लेस करेगा। यूजुअली नॉन मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, दे हैव द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। सो एन एलिमेंट having the more tendency to gain electron have higher reduction potential, have the greater potential to replace the element with the lower reduction potential। तो नीचे वाली नॉन मेटल टॉप वाली नॉन मेटल को रिप्लेस कर देगी। ये एमडीकैट के क्वेश्चंस में इतनी है। अब इसका यूज कैसे होगा, बार बार एमडीकैट की बात करूं, आपको 2 3 4 एलिमेंट्स दे देते हैं, ऑप्शंस में पूछ लेता है, पैटर्न दे देता है, मैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों को, टेस्ट में भी आएंगे। अगर कहता है कि बताएं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्लेस वन अनदर, जो भी ऑप्शंस दे देता है वो कहता है फ्लोरीन, और ऑप्शंस में दे देता है ऑप्शन ए में क्लोरीन, ऑप्शन ए में ब्रोमीन, बी में सी में आयोडीन कह देता है। तो आप डेल्टा में कहता है ऑल ऑफ देम, तो आप कहेंगे यस ऑल ऑफ देम बिकॉज फ्लोरीन कैन रिप्लेस एवरी टॉप नॉन मेटल and top metal can replace the lower metal, non-metal which is lower can replace the upward non-metals। क्लियर है? सो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, रिडक्शन पोटेंशियल की केमिस्ट्री वगैरह। अब जारी बात है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है वो ऑफ कोर्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो वो कैथोड के तौर पे काम करेगा, और कैथोड पे ऑफ कोर्स यू बेटर नो कि हमारे पास वहां पे रिडक्शन होती है, और कैथोड पे डिपोजिशन ऑफ द कैटायंस होती है। कैटायंस होते हैं ना इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, सिवाय गैल्वेनिक सेल के, सिवाय गैल्वेनिक सेल के एनोड पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पे हमेशा नेगेटिव चार्ज है। व्हाट इंपॉर्टेंट एमडीकैट क्वेश्चन आई एम रिपीटिंग, एनोड पे हमेशा होगी ऑक्सीडेशन ही, चाहे वो गैल्वेनिक सेल है चाहे कोई भी दूसरा वोल्टिक सेल है। क्लियर है? सुनो, लेकिन एनोड जो जिंक और कॉपर के दरमियान गैल्वेनिक सेल डैनियल सेल की बात करते हैं ना, उसमें एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है लेकिन वो ऑक्सीडेशन रही होती है, वहां पे इलेक्ट्रोलाइट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, बस। क्लियर है? और कॉपर पे हमारे पास डेफिनेटली वो ऐसे कैथोड ही फंक्शन करेगा, वहां पे रिडक्शन नहीं होगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी ज़हन में रखना है जो मैंने एलाबोरेट किया। इट्स अ ब्यूटीफुल टॉपिक एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड, जिसको मैं एलाबोरेट कर रहा हूं, इजी कर रहा हूं, आप मेरी बातें सुनते जाएं और इस चीज को ज़हन में रखें। तो ये तमाम पॉइंट्स आप लोगों के लिए मैंने लिखे हैं। कैथोड बिकम हैवियर, जारी बात है, इट बिकम फैक्टर, इस पे डिपोजिशन ऑफ द, जैसे हम प्यूरिफिकेशन प्रोसेस यूज करते हैं ना कॉपर को प्यूरिफाई करने के लिए, तो हमारे पास इम्प्योर कॉपर सल्फेट में से प्योर कॉपर के कैन जाके कैथोड पे डिपॉजिट होते हैं, प्योर कॉपर वहां पे जाके कैथोड पे डिपॉजिट होता है। बुक की लाइन बोली, तो कैथोड पे जब डिपोजिशन होती है तो बिकम फैक्टर और हैवियर, और एनोड पे हमारे पास उसकी कंजप्शन होती है। एनोड ऑलवेज रस्ट, एनोड ऑलवेज ईटन अवे बिकॉज एट द इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन इज गोइंग टू बी टेक प्लेस, वो हमेशा कंज्यूम होता है।
ठीक है, एंड वाइस वर्सा कैथोड उसके रिवर्स में चलता है। तो ये बातें आपने अपने ज़हन में रखनी है। अब ये मैंने कुछ बातें की हैं जो हमारे पास पोटेंशियल ऑफ द सेल होता है वो एनोड प्लस कैथोड का होता है, फॉर्मूला शो किया है, वैल्यूज दे रहे हो आपको, एमडीकैट के क्वेश्चन में देगा ना वैल्यूज, कहेगा जी एक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये है, दूसरी की रिडक्शन पोटेंशियल ये है। सुनो, बड़ी हम बात बताने लगा हूं, वो अपनी मर्जी से कुछ भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कह दे और कुछ भी रिडक्शन पोटेंशियल कह दे। मिसाल के तौर पर आप सुने, वो कॉपर प्लस 2 को इसका ठीक है रिडक्शन पोटेंशियल है और सिल्वर का भी रिडक्शन पोटेंशियल है, इन दोनों का पेयर बना दे जी, हमें पता है कि सिल्वर नीचे है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वैल्यूज हमें पता है, वो वैल्यूज दे दे, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे दे। ओके बताओ सेल की ईएमएफ क्या है, तो हाउ विल यू डू दैट? आपको सेल की ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप दोनों को पता होना चाहिए ना। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे भाई किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है किसकी रिडक्शन हो रही है? तो अभी बोला था ना मैंने मेटल्स में कि जो टॉप वाला है, टॉप वाली मेटल है, दैट विल फंक्शन एज ए नोड, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, और जो नीचे वाला है वो फंक्शन एज कैथोड, उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। अब उसने जो भी वैल्यूज दी होंगी आपने देखना है वो रिडक्शन पोटेंशियल बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल रहा है। फर्ज करो, देखो वो यहां पे कॉपर प्लस 2 का कहता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये है और सिल्वर का भी रिडक्शन पोटेंशियल दे देता है, यहां पे दोनों वैल्यूज प्लस में दे देता है, ठीक है। अब आपने डिसाइड करना है, माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एमडीकैट, आपको पता है एनोड है और आपको उसने रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दी है। एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होती है, आपको एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, आप क्या करेंगे? आप सिंपली इसका साइन चेंज कर देंगे, आप इसका साइन चेंज कर देंगे क्योंकि आपने इसको एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज ऑक्साइड, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कंसीडर करना है। आप इसका साइन चेंज कर देंगे, नीचे वाले को रिडक्शन ही रहने देंगे, दोनों को सम अप करेंगे, हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो हमें बहुत कुछ बताएगी। व्हाट्स दिस एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। व्हाट्स इंपॉर्टेंट डिस्कशन के बाद, पॉइंट्स को एलैबोरेट करने के बाद आपके एमडीकैट के सिलेबस में उसने पूछा है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, इस वैल्यूज का हमें फायदा क्या है, तो मैंने हाईलाइट किए हैं जिनको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। वॉच दिस एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये जो मैंने सारी बातें की हैं, मुझे फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन पता चलती है। अभी मैंने एक लाइन बोली कि मैंने इस साल कैलकुलेट करना है, मैं कैथोड और एनोड की वैल्यूज को प्लस करता हूं या रिडक्शन में से कैथोड में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस करता हूं। सेम है, मेरे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल आता है, अच्छा सेल का पोटेंशियल आता है, सेल का पोटेंशियल आता है, अगर तो वैल्यू पॉजिटिव में आती है, अगर तो वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो रिएक्शन इज फिजिबल, अगर नेगेटिव में आती है तो आप कहेंगे नहीं रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ये फॉरवर्ड नहीं जाएगा, ये रिवर्सिबल रहेगा, यानी रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर है? तो ये हमें फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन के बारे में भी बताती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसकी डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और देखते हैं कि वहां पे क्या है। नेक्स्ट बोर्ड में मूव करते हैं। वेल डियर स्टूडेंट्स, अभी ये बात कर रहे हैं कि हम इसकी एप्लीकेशन की, तो मैंने कहा कैलकुलेशन ऑफ द ईएमएफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है गैल्वेनिक सेल की, उसकी बात कर रहा है। हाँ ना, जब हम सेल्स को ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ को ऐड इन करेंगे, उनके पोटेंशियल को सम अप करेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को जमा करेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, उसको ईएमएफ फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये हमें बताएगी रिएक्शन होगा या नहीं होगा, करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, क्या करंट की डायरेक्शन क्या होगी। क्लियर है? तो ये सारी चीजें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चल सकती हैं। इसकी बेसिस पे एमडीकैट में बड़े सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ओरिजिनल केमिस्ट्री हुई थी जो भी मैंने एक्सप्लेन की, उनको ध्यान में रखिएगा। बाकी हम जब कंपैरिजन करते हैं रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट्स, जो मैं अभी बोल रहा था, कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सी नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, किस मेटल की टेंडेंसी ज्यादा किसको रिप्लेस करने के लिए, कौन सी मेटल किस मेटल को रिप्लेस नहीं कर सकती, कौन सी नॉन मेटल किसको रिप्लेस कर सकती है, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, कौन किससे रिप्लेस हो सकती है। ये अभी मैंने ये वर्ड्स बोले थे, सिंपलेस्ट वे में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिफाइन करके सारी चीजें हमें पता चल सकती हैं। तो ये भी है। और बाकी देखिए रिएक्टिविटी कौन सी ज्यादा रिएक्टिव है, हमने वर्ड्स बोल दिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मटेरियल्स के बारे में बताती है। बट डियर स्टूडेंट्स से रेलेवेंट है, एमडीकैट के सिलेबस में हाईलाइट नहीं किया गया, बट मेरी बात गौर से सुन लें। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको दिखाई जी, उसमें अभी मैंने फिर सेल्स की भी बात की। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स भी होते हैं जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाया जाता है, करंट यूज होता है, केमिकल चेंज फिर होती है। और गैल्वेनिक वोल्टेज सेल में मैंने बताया कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन करंट प्रोड्यूस होता है। अब जब हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने देखा कि सिवाय जिंक के तमाम ट्रांजिशन मेटल्स शी से नीचे है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से नीचे है, उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, दे हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और जिंक में और बाकी अल्कली और नॉर्मल मेटल्स हैं जो रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स जो हैं
जिनमें एक आयरन भी आ गया और जिंक भी आ गया ऊपर में, Fe+2 और जिंक। इनके अलावा हमारे पास वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा रहती है, दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। सुनो, अगर आप लोगों को ओर्स में से, नेचुरली occurring ओर्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना हो तो ये पैटर्न ऑफ डाउन सेल यूज करते हैं, या आपके पास जो नेल्सन सेल है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपके सिलेबस में दी गई, उनको यूज करते हैं। डाउन सेल में आप सोल्यूशन नहीं यूज करते, आप मोल्टन फॉर्म यूज करते हैं, और जो नेल्सन सेल है उसमें आप सोल्यूशन यूज करते हैं। यहां पे सारी केमिस्ट्री क्लियर होती है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी पानी का सोल्यूशन अगर यूज करेंगे, उसमें हाइड्रोजन है ना। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने वो तमाम एलिमेंट्स जो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अबव हैं, उनको उनकी ओर्स में से प्यूरिफाई करके निकालना है, तो यू विल यूज द मोल्टन फॉर्म ऑफ द सॉल्ट्स। आप उनके सोल्यूशन हरगिज नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आपने उनका सोल्यूशन ले लिया तो कैथोड पे हाइड्रोजन जाएगी, मेटल्स नहीं जा सकेंगी, क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल उन मेटल से ज्यादा है। और अगर आपने ट्रांजिशन मेटल्स को, अगर आपने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से नीचे हैं, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, अगर आपने उन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम देयर ओर्स, देन यू विल टेक देयर सॉल्यूशंस इन द नेल्सन सेल, because when you will use the solution of all those elements which are occurring lower than the standard hydrogen electrode, it means you are talking that these elements have the higher reduction potential than hydrogen. ठीक है, तो देन यू आर गोइंग टू गेट देम बैक। अगर आप उनका सोल्यूशन वाटर में यूज करेंगे तो कोई मसला नहीं, हाइड्रोजन नहीं जाएगी कैथोड पे, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल उससे कम है, वो जाएंगी और कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे, हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये पॉइंट भी एमडी कैट में पूछा जा सकता है। तो ये जो जितने भी यूजेस की बात कर रहा हूं, जिनके ऊपर मैं एनर्जी पुट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, you must think on that. Usually MDCAT students got confused about the electrochemistry, that it is very complicated. This is very easy if you just focus on the electrochemical series and my words. अच्छा, अब आगे देखते हैं, हमारे पास कुछ सेल्स की बात कर लेते हैं। आपके MDCAT के सिलेबस में सेल्स की बात की गई, जिसमें फ्यूल सेल पे फोकस किया गया, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल भी कहा जाता है। अच्छा, पहले तो मैं ये बताता हूं कि हमारे पास ये जो बैटरीज हैं ये होती क्या है। हम पढ़ के हैं ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, जिसमें कन्वर्जन ऑफ द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं ना। तो बैटरीज हम किस लिए यूज करते हैं कि हम केमिकल चेन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, बिजली हासिल करें, डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। यू बेटर नॉट स्पेंडिंग योर प्रेशियस टाइम, वॉच दिस। तो मैंने कहा कि ये हमारे पास आप ये देख सकते हैं, मैंने लिखा है कि मॉडर्न प्लांट स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज प्रोड्यूस करंट या इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ये पोर्टेबल सेल्स होते हैं जितनी भी बैटरीज हैं, लिक्लैंचियस सेल भी नहीं कहा जाता था, फॉर्मली एक नाम है, आपको पता होना चाहिए, सिंपल बातें हैं। अच्छा, टाइप्स में अगर बात करते हैं, ये भी जरूरी है, ये भी एमडीसीए के क्वेश्चन में आ सकता है। प्राइमरी सेल की बात करता है, सेकेंडरी सेल की बात करता है। सो व्हाट डू यू मीन प्राइमरी सेल्स? विच आर नॉट रिचार्जेबल, जैसे घड़ियों के सेल। मेनी सेल्स यू बेटर नो, जैसे खिलौनों के सेल रिचार्जेबल नहीं होते, और जो सेल रिचार्जेबल होती हैं they're called as the secondary cells. Very simple, you better know. अब उसमें जो हमने बात करनी है, जो हमारे MDCAT के सिलेबस में फोकस्ड है, that is fuel cell, that is rechargeable, it means that is secondary cell. अब देखें, मैंने इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो कि MDCAT में पूछे जाएंगे, आपको भी पता है, हमें भी पता है। मैं लेड एक्यूमुलेटर की बात नहीं करता, मैं निकल कैडमियम बैटरी की बात नहीं करता, मैं सिल्वर ऑक्साइड बैटरी की बात नहीं करता, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं जो हमारे सिलेबस में है। तो फ्यूल सेल, ये आप जानते हैं रिचार्जेबल सेल होता है। सेकेंडरी सेल हो गया, इसमें जो इलेक्ट्रोड्स हैं, जो इलेक्ट्रोड्स हैं किसके बने होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हैं, ताकि अभी आपको मैं इसके बेनिफिट्स भी बताऊंगा, इसके डिसएडवांटेजेस भी शेयर करूंगा, देन यू विल गेट द आइडिया अबाउट दैट। तो भाई मेरे पास देखें, हमारे पास ये जो फ्यूल सेल्स की केमिस्ट्री है, ये पोरस कंप्रेस्ड कार्बन से, ये इससे इलेक्ट्रोड बनते हैं और उनके ऊपर प्लैटिनम को इंप्रेग्नेट किया जाता है, वहां पे डिपॉजिट किया जाता है, इंप्रेग्नेशन ऑफ द प्लैटिनम, ताकि ये एज अ कैटलिस्ट काम कर सके। इंप्रेग्नेटेड प्लैटिनम फंक्शन एज कैटलिस्ट, MDCAT का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ द कंप्रेस्ड कार्बन। तो कार्बन की कौन सी एलोट्रोपिक फॉर्म होगी? जो कंडक्टर है वो कौन सी होती है? कोल नहीं, डायमंड नहीं, ग्रेफाइट, ऑफ कोर्स ग्रेफाइट। सो यहां पे ग्रेफाइट से ही मुराद है, जो कार्बन की बात कर रहा है, दैट मीन द कंडक्टर फॉर्म, गॉट इट। अच्छा, उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइट, इसमें अल्कलाइन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, याद होना चाहिए, MDCAT में पूछा जाता है, मैंने अलग अलग कर दी है। दूसरा फ्यूल, इसमें कौन सा यूज हो सकता है? हाइड्रोजन यूज होता है। नॉर्मली हाइड्रोजन आपकी बुक में हाईलाइट किया गया है, आपकी बुक में यह भी लिखा गया कि बाकी फ्यूल्स कौन से हैं, वो मैंने हाईलाइट किया क्योंकि MDCAT में पूछेगा, आपको डिफरेंट वेरिएशन दे देगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्यूल
या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनोड इन द फ्यूल सेल। तो जो फ्यूल है दैट इज एनोड, इसमें जो ऑक्सीजन है दैट फंक्शन एज कैथोड। याद रखिएगा एमडीकैट के हम क्वेश्चन हैं, आपके सामने ये बातें क्लियर हो जाती है, सिंपल बैठती है, लेकिन चीजें जब पूछता है तो कंफ्यूजिंग हो सकती है। ऑक्सीजन फंक्शन एज कैथोड, बाकी हाइड्रोजन, हाइड्रोजीन, मीथाइल अल्कोहल, अमोनिया, दे आर फंक्शनिंग एज एनोड। क्लियर है। इलेक्ट्रोलाइट बता दिया, इसकी मैंने फ्यूल्स की बता दिया। एफिशिएंसी इसकी 60% एफिशिएंसी होती है, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होती है। और एफिशिएंसी को मिक्स नहीं कीजिएगा इस एमसीक्यू के साथ, दोनों बातें आपकी बुक में लिखी गई हैं, इनको मैंने लिखा आप लोगों के लिए। 75% ऑफ द फ्यूल बॉन्ड एनर्जी इन इलेक्ट्रिसिटी, ये जो फ्यूल की बॉन्ड एनर्जी उसकी 75% को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपने अपने ज़हन में रखने हैं। इसके अलावा भी आपको कुछ स्लाइड्स दिखाता हूं जिसमें मजीद कुछ डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा और उसके बाद मजीद एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप एक स्लाइड देख रहे हैं, उसमें फ्यूल सेल के हवाले से जो बातें मैंने भी बताई हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं, सारी इंपॉर्टेंट, आप उसको सुने, नोट डाउन करें और एमडीकैट के पेपर की तैयारी करेंगे। वॉच दिस, कहता है द फ्यूल सेल हैव द फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ द फ्यूल सेल। कहता है द फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड प्योर वाटर ड्यूरिंग द स्पेस। हम जानते हैं ना कि स्पेस में पानी नहीं होता, जो एस्ट्रोनॉट्स काम कर रहे होते हैं उनको पानी चाहिए होता है, बिजली भी चाहिए होती है। फ्यूल सेल इतना जबरदस्त सेल है कि इसकी वेस्ट प्रोडक्ट वाटर है, वेपोराइज फॉर्म में होता है, हाई टेम्परेचर पे काम करता है, इसको वो कूल डाउन करते हैं और बाद में यूज भी कर सकते हैं। तो इसमें वो उसने इसको हाईलाइट किया है। फ्यूल सेल्स आर मोर एफिशिएंट, मैंने भी बोला सबसे ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। फ्यूल सेल डू नॉट कॉज पोल्यूशन, ऑफ कोर्स पानी तो पोल्यूशन नहीं है, बड़ा जबरदस्त एडवांटेज है। इनको कनेक्ट करके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, because the fuel can supply energy continuously so long the fuels are fed into it। ये खराब नहीं होता जब तक इसमें फ्यूल डालते रहेंगे, यानी इसके हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनियम, मेथनॉल और ऑक्सीजन, ये काम करता रहेगा। जितना ज्यादा कनेक्शन करते जाएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट करते रहेगा। तो कितना जबरदस्त एडवांटेज इसका कि इसमें पोल्यूशन भी नहीं होती और जो चीज बनती है वो प्रोडक्टिव होती है। गॉट इट। तो उसके बाद उसने सारी बातें लिख दी है। फिर डिसएडवांटेजेस जो इसके सामने लिखे हुए हैं, लिमिटेशंस ऑफ द फ्यूल सेल या डिसएडवांटेजेस, बड़ी खूबसूरत लाइन है। हाई कॉस्ट ऑफ द कैटलिस्ट यूज्ड इन फ्यूल सेल, जारी बात है प्लैटिनम को एज ए कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, मैंने उसको कहा। तो प्लैटिनियम तो बहुत एक्सपेंसिव मेटल है, व्हाइट गोल्ड है, तो इसकी वजह से इसे कॉमन यूज में नहीं लाया जाता। ठीक है, हालांकि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है लेकिन इसका एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, डिसएडवांटेज आ गया। डिफिकल्ट इन हैंडलिंग द गैशियस फ्यूल्स, ऑफ कोर्स आपके पास ज्यादातर गैसेस है, मैथनॉल को भी डेफिनेट गैशियस फॉर्म में, हाई टेम्परेचर पे गैशियस फॉर्म में पाएंगे आप, तो उसको हैंडल करना मुश्किल होता है। तो इसलिए ये भी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। नॉर्मल बैटरीज में आप देखते हैं ये सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, तो अदरवाइज दिस प्रॉब्लम इज। उसके बाद कहता है हाई कोरोसिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसमें लिखा है हाई कोरोसिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। डेफिनेटली जो इलेक्ट्रोलाइट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, बेस है, तो बड़ी जबरदस्त कोरिजन कर सकता है। एक और चीज ऐड कर लें इस स्लाइड के अलावा भी, इसमें हेट्रोजेनिटी बहुत ज्यादा होती है। फ्यूल सेल इज हेट्रोजेनियस इन नेचर। क्यों? इसके पास हमारे पास गैसेस में फ्यूल है, इलेक्ट्रोलाइट इसके मोल्टन फॉर्म में है, फेजेस चेंजेस है ना, और सॉलिड फॉर्म में हमारे पास इसके इलेक्ट्रोड्स हैं। हेट्रोजेनिटी आ जाती है, उनकी फिजिकल स्टेट्स में डिफरेंस आ जाता है, इस वजह से भी ये एक डिसएडवांटेजेस का काम नहीं होता। तो ये मैंने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फ्यूल सेल के बताए। बट डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। एट द एंड ऑफ आवर टॉपिक हम इन तमाम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हवाले से पूछे जा सकते हैं, फ्यूल सेल्स के हवाले से पूछे जा सकते हैं, और अपनी नॉलेज को इंप्रूव करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप एक स्लाइड देख रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द शी, और वो देखें ऑप्शन ए में कहता है इट इज यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अच्छा, व्हेन इट एक्ट एज अ नोड, डेफिनेटली हमारे पास हमें बता रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन का जो लॉस है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रही है। चार्ली में कहता है व्हेन इट एक्ट एज अ कैथोड, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। इनकरेक्ट देखनी थी, व्हेन इट इज कनेक्टेड जिंक इलेक्ट्रोड इट एक्ट एज अ नोड। माय डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जिंक ऊपर है, हमें पता है, हमने अभी इसी की बात की। तो जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो एनोड होता है, तो ये हाइड्रोजन का एनोड कह रहा है, गलत कह रहा है। जिंक एनोड है, हाइड्रोजन में फंक्शन है कैथोड, क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से ज्यादा है, या दूसरे लफ्जों में जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इस वजह से वो एनोड है। क्लियर है? सो डेल्टा ऑप्शन इज रॉन्ग, ये मेरा आंसर है। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, Identify incorrect statement about the standard hydrogen electrode। शी के बारे में incorrect statement, it is used as a reference electrode, ठीक कह रहे हैं। Its E reduction is 0 or less than 0,
ये गलत है। इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एट जीरो, लेस देन जीरो की बात ही नहीं करनी। एमडी कैट है, बड़े ध्यान से आंसर करना है। जीरो तक बात ठीक है, लेकिन लेस देन जीरो की वजह से स्टेटमेंट गलत होगी। लेकिन मैं बाकी भी पढ़ता हूं। आप देख रहे हैं, वन इट इज कनेक्टेड टू एन टू जिंक इलेक्ट्रोड इन गैल्वेनिक सेल एक्ट एज कैथोड, अभी बात की बिल्कुल ठीक है। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू कॉपर, कॉपर इससे नीचे है, इट एक्ट एज ए नोड। ये सारी स्टेटमेंट ठीक है। बीटा इज माई आंसर, जो कि गलत स्टेटमेंट है कि कभी भी शी का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो से कम नहीं होगा, हमेशा जीरो होगा। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, एक डायग्राम आप देख सकते हैं। Which electrode reaction will occur on closing the circuit? सर्किट क्लोज करने के बाद, ठीक है, आप ये देखिएगा, दिस सर्किट शोन इन द डायग्राम, ठीक है, उसने डायग्राम बता दिया, जिंक और कॉपर का कॉम्बिनेशन बता दिया। अच्छा, ऑप्शंस दिए हैं, बड़ा खूबसूरत सवाल है, वेरी इंटरेस्टिंग, मैं पढ़ रहा हूं तो गौर से देखिएगा। कहते हैं ऑप्शन ए में कॉपर डिसॉल्व्स प्रेफिशिएंटली। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, जिंक और कॉपर में ना, जिंक ऊपर है कॉपर नीचे है, जिंक एनोड है कॉपर कैथोड है। एनोड डिसॉल्व होता है, कैथोड फैक्टर होता है। अभी मैंने बातें की थी, उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऊपर वाले पे ऑक्सीडेशन हो रही है, जिंक पे, कैथोड पे रिडक्शन हो रही है। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं, और मुझे कहता है कि उसने कहा था कि हमें बताओ कौन सा आंसर ठीक है। बीटा में कहता है कॉपर डिसॉल्व्स प्रेफरेंशियली, नहीं। अच्छा, कहते हैं जिंक एंड कॉपर बोथ डिसॉल्व, नहीं भाई, जिंक, दैट इज माय आंसर, जिंक डिसॉल्व्स प्रेफरेंशियली, तो दैट इज माय आंसर, बिकॉज नॉट डिसॉल्व्स, डू नॉट कॉपर, कॉपर कैथोड है, वो तो फैक्टर होगा, वो मतलब उसकी विड्थ बढ़ेगी, उसका मास बढ़ेगा, उस पर डेपोजिशन होगी। सो दैट इज माय आंसर। एक और क्वेश्चन आप सामने देख सकते हैं, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वही सीरीज के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पीएस स्केल, पीओएच स्केल, पीके स्केल या हाइड्रोजन स्केल। ऑफ कोर्स हाइड्रोजन स्केल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर करते हैं। सो दैट ऑप्शन इज माय आंसर। स्लाइड आपके सामने है, और मजीद डिस्क्रिप्शन भी आप देख सकते हैं, इसके हवाले से कोई भी पूछे जा सकता है। एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके सामने, माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड इन द रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म्स में जो उसने क्वेश्चन किया, अब उसने टेबल दे दी है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। अल्फा में कहता है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका क्वेश्चन क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। अल्फा ठीक है। बीटा में कहता है रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल ठीक है, बेसिक डेफिनेशन जो मैंने बताई थी। रिड्यूसिंग एजेंट में कहता है इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर ठीक है। सब्सटेंस हुज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। माय डियर स्टूडेंट, ये यहां तक तो बात मैं सही कह देता हूं कि रिड्यूसिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, रिड्यूस करता है दूसरे को, लेकिन आगे वो जो स्टेटमेंट बोला है, मैं करेक्ट स्टेटमेंट बोलता, नीचे आंसर भी लिखा हुआ है कि इन फैक्ट इन द रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट ऑलवेज इंक्रीजेस। हमारे पास जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे को दे रहा है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा इंक्रीज करेगी। सो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस थे। वेल माय डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वो तमाम पॉइंट्स जो कि कंसर्न थे और उनसे रिलेटेड भी हर पॉइंट जो कि एमडी कैट में आया है उसको डिटेल में पढ़ा। आई ट्राइड कि मैं आप लोगों के लिए इस कॉन्सेप्ट को इजीएस्ट वे में कन्वे करूं और एमडी कैट के पैटर्न में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो एलैबोरेट करूं। आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा, आप इसको याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह आपका एमडी कैट का टेस्ट बेहतरीन होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज।